अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। ये आपके 2021 के रेड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स हैं 5, जिनको आज हमने तैयार करना है। आपके काम करने की तरतीब उसी तरह से है कि पहले मैं आपको इन टॉपिक्स की थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा, इसके बाद में आपको तमाम न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मॉडल पेपर से आए हों या पास्ट ईयर पेपर से आए हों, और इसके बाद में आपको जनाब सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा जो मॉडल पेपर में भी हैं और जो पास्ट ईयर पेपर्स में भी हैं, और वो मेरा गेस भी है। मैंने अब तक चैप्टर्स अपलोड कर दिए। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आपको चाहिए कि तमाम स्टूडेंट्स को इन्हें शेयर करें, अपने क्लास फेलोज को शेयर करें। इससे एक फायदा ये होगा कि वो एक वीडियो में पूरे चैप्टर की कंप्लीट तैयारी कर लेंगे और ये आपका उन पर बड़ा एहसान होगा। जैसा तैसा है, मैंने ये काम करवा दिया है। खैर उतनी डिटेल से तो नहीं करवाया, उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करवाया जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। कैमरे के सामने पढ़ाने का एक अजीब सा पैनिक होता है, एक अजीब सा खौफ होता है। यहाँ बोलने का लहजा बदल जाता है। ज़ाहिर है आपकी गैर मौजूदगी में कैसे पढ़ाया जा सकता है। इमेजिनेशन पर तो है ना कि आप मेरे सामने हैं, लेकिन आप मेरे सामने नहीं, अपने अपने घर में। क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ाने का तरीका नहीं बदलता, लहजा बदल जाता है, बोलने का लहजा बदल जाता है। और मैं इस तरह से बोलता नहीं हूँ। पुराने दौर में पेंडुओं ने जब तस्वीर खिंचवानी होती थी तो ऐसे अलर्ट होता था। तो मैं भी पुराने दौर का पेंडु हूँ, जो कैमरे के सामने आके उस तरह से नहीं रहता है जैसे मैं नॉर्मल होता हूँ। ऐसे ही है ना बच्चों। बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लेंस। लेंस क्या है? अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास which can transmit a beam of light. A transparent piece of glass which can transmit a beam of light is called lens. देखिए, लेंस बुनियादी तौर पर दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्लेन लेंस और नंबर 2 स्फेरिकल लेंस। प्लेन लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी दोनों साइड्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। द लेंस whose both sides are plane और स्ट्रेट इज कॉल्ड प्लेन लेंस। ये भी लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है। और स्फेरिकल लेंस किसी स्फेयर से बना होता है। अगर आप इस स्फेयर को इस तरह से कट कर लें तो आपके पास ये जो शीशे का टुकड़ा पीस ऑफ ग्लास बनेगा, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा। अजीब सा भद्दा बनाया है। और अगर आप इसमें से ऐसा शीशे का टुकड़ा निकालें इस तरह का, तो ये भी एक लेंस। एक्चुअली ये जो थे ना लेंस, इस तरह थे, इस तरह काटा, स्ट्रेट कट किया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस कहलाया। और इस तरह स्ट्रेट काटा तो ये कॉनकेव लेंस हुआ। तो स्फेरिकल लेंस की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस और नंबर 2 कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? द लेंस विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस क्या है? द स्फेरिकल लेंस विच इज थिन फ्रॉम द सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। नोट कर रहे हो ना? इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक्चुअली जो मैंने बनाया है ये एक टाइप है कॉन्वेक्स लेंस की। पहला लेंस जो है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है और इसकी एक साइड प्लेन होती है और एक साइड उभरी हुई होती है। सेकंड लेंस जो है वो ये खुद है डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसकी दोनों साइड्स जो हैं बाहर की तरफ उभरी होती है। और तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरी टाइप है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ये तो आपका कॉन्वेक्स है और ये अंदर दबा हुआ जो है क्या है? कॉनकेव है। इसकी एक साइड बाहर उभरी होती है और दूसरी साइड अंदर दबी होती है। इसकी भी 3 टाइप्स होती है।
पहला है सिंगल कॉनकेव लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस, दूसरा है डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस ही ये बनाया गया है। और तीसरी टाइप है कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस और कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये तो आपके सिलेबस के मुताबिक लेंस और उसकी टाइप्स हैं। तो लेंस क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास विच कैन ट्रांसमिट अ बीम ऑफ लाइट। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। The lens which is thick from the center and thin at the edges is called convex lens. ऐसा लेंस जो दरमियान में मोटा और किनारों पर पतला हो जाए कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। और ऐसा लेंस जो दरमियान में पतला और किनारों पर मोटा हो जाए कॉनकेव लेंस कहलाता है। सेकंड टॉपिक रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक इमेज फॉर्मेशन। देखिए बेटा, इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, लेंस से मुतालिक बेसिक टर्मिनोलॉजी। मैं यहां पर मॉडल बनाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस का जो फिजिकल सेंटर होता है इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसकी जो पूरी लंबाई होती है, इसका जो साइज होता है, इसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे और परपेंडिकुलर टू द अपर्चर हो, उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, ये लेंस किसी स्फीयर का ही एक टुकड़ा था, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, इस स्फीयर का अपना एक सेंटर था, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दिस वाज ऑप्टिकल सेंटर। The physical center of a convex lens or concave lens is called optical center. And the center of spherical lens is called center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का जो मिड पॉइंट है इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फर्ज कीजिए वो ये है, दिस एफ इज प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन बाद में अलग से करूंगा। इतने ही डिस्टेंस पर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूंकि ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास है, इसलिए यहाँ पर भी इसका प्रिंसिपल फोकस इतने ही डिस्टेंस पर होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इतने ही डिस्टेंस पर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डेफिनेशंस आप गूगल कर लीजिएगा। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, चुनांचे फोकल लेंथ जो है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। अगर बहुत सारी बीम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हों और ये लेंस से गुजरे, तो गुजरने के बाद ये सारी बीम्स एक ही पॉइंट की तरफ बेंड कर जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, एक ही पॉइंट पर सारी फोकस हो जाती हैं। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। देखिए, आपका ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी और ये भी डाइवर्ज हो जाएगी। अगर आप इन्हें पीछे मिला दें वर्चुअली, तो ये पीछे एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होंगी। इस तरह ये वर्चुअली इस पॉइंट पर कलेक्ट हुई हैं, तो ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाया है। वो पॉइंट जिस पर पैरेलल रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो लेंस से गुजरने के बाद किसी एक पॉइंट पर रियली या वर्चुअली फोकस हो जाएं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। ये सारी टर्म्स डिफाइन कर लीजिएगा, आपके नोट्स में नहीं है,
मेट्रिक क्लास की हैं। ये इमेज फॉर्मेशन के 3 प्रिंसिपल हैं। कॉन्वेक्स लेंस को ही मॉडल लूंगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस है और इतने ही डिस्टेंस पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और लेंस से गुजरे तो वो फोकस हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती। सेकंड, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। The ray remains undeflected after passing through the ऑप्टिकल सेंटर। तीसरा है, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरे तो गुजरने के बाद पैरेलल हो जाए। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशंस ऑफ इमेजेस। देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। मैट्रिक तो आपने किया ही है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट को ओपी बोलेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2FP कह सकते हैं। उसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी अदर साइड पर जाके। अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो उसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और इमेज की हाइट को IQ बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो दूसरी साइड पर जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। मैं ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां ले आता हूं इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो इसकी वजह से जो इमेज बननी है, अब देखिएगा, खिंच पिच कर रहा हूं, वो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रख तो इससे इमेज इन्वर्टेड नहीं बनेगी, बल्कि आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, तो इमेज कहीं इसी साइड पर बनेगी और ये वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्टेड होगी। तो बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखा। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो है कब डाइवर्जिंग लेंस बनता है, शरीफ आदमी कब बदमाश बनता है। कन्वर्जिंग लेंस तब डाइवर्जिंग लेंस बनता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखा। कॉनकेव लेंस भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हो, खुद ही वो कन्वर्ज करेगा। तो हर कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी होता है और हर डाइवर्जिंग लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। 3 प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से जेहन में बिठाएगा और इमेज फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से जेहन में बिठा लीजिएगा। बेटा, इस साल 2021 में जो चीजें गैर अहम हुआ करती थी वो अहम हो जाएंगी और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ, सारी करवा रहा हूँ, थ्योरी सारी कंप्लीट करवा रहा हूँ। अब हम करते हैं थर्ड टॉपिक, थिन लेंस फार्मूला। यहाँ P क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और Q क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस यानी पोजीशन ऑफ इमेज, और F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। बस फर्क ये होगा कि अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है और अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है। अगर इमेज रियल है तो Q पॉजिटिव है और अगर इमेज वर्चुअल है तो Q जो है नेगेटिव है। रियल इमेज आंख से देखी जा सकती है, वर्चुअल नहीं देखी जा सकती। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होती है, आपको पता है।
रियल इमेज की डिस्टेंस को पॉजिटिव माना जाता है और वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस को नेगेटिव माना जाता है। ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपने मैट्रिक में याद कर रखे थे। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड थिन लेंस फार्मूला। इसकी डेरिवेशन करनी है। एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, इससे रेस बनाते हैं। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो यहां इमेज बनेगी, इसका साइज IQ होगा। याद रखिएगा यहां पर हमारे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को A कहता हूं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो OP के बराबर है। ये हाइट और ये हाइट बराबर है, OP और OA बराबर है। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं और इस एंगल को बीटा मान लूं तो मेरे पास यहां पर जो ट्राइंगल बनेगी इसे एक्स कह दीजिएगा। ट्राइंगल OPX और ट्राइंगल IQX में रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, इन दोनों के एंगल्स बराबर है। दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, ले सकते हैं। तो हम जानते हैं इस ट्राइंगल में अल्फा की अपोजिट साइड OP है एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली ये साइड जो है ये बेस कहलाती है। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उधर देखिएगा बीटा के सामने वाली IQ है और इन दोनों को जोड़ने वाली, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड जो है वो QX है, और ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे IQ अपॉन QX। देखो OP यहां आ जाएगा और QX इसकी जगह आ जाएगा, तो हम लिखेंगे IQ अपॉन OP इज इक्वल टू QX अपॉन PX। याद रखिएगा P से लेकर X तक का डिस्टेंस जो है वो P है, छोटे P से जाहिर कीजिए। X से लेकर I तक का डिस्टेंस जो है वो Q है, और ये ज़हन रखिएगा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है F। इसी तरह Q से लेकर X तक का जो डिस्टेंस है वो Q है, और X से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है XF या FX, ये F है। ये तो डायग्राम से मुतालिक इंफॉर्मेशन थी। आइए यहीं पर हम काम करते हैं। IQ अपॉन OP इज इक्वल टू QX जो है वो छोटे Q से और OP जो है वो छोटे P से। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब 2 ट्राइंगल्स और यहां से ले ली हैं और वो आपके सामने हैं। ट्राइंगल AXF और ट्राइंगल IQX में रिलेशन देखिए। देखिए ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये एंगल, और अब देखें अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए कि इस एंगल को मैं गेमा कह देता हूं और इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूं, तो मेरे पास यहां पर गेमा इज इक्वल टू थीटा। दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, समझाने की खातिर ये कर रहा हूं, वरना ये 2 स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं इसलिए इनके रेशियोज भी बराबर हैं, इतना ही लिखना काफी है। अल्टरनेट एंगल्स बराबर हैं इसलिए इनके रेशियोज भी बराबर हैं, और रेशियो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। तो इस एंगल को मैंने गेमा कहा है। आप जानते हैं इसके सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर है और ये साइड जो है बेस है, तो परपेंडिकुलर हुआ AX और बेस हुआ XF, और यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो IQ है। इस छोटी सी चुन्नी सी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, IQ है, और बेस जो है वो FQ है, FQ। AX, ये AX है OP के बराबर है। मैंने AO कहा था, इसको पहले O माना था, अब इसे X कह दिया। तो AX की जगह OP रखिए, XF की जगह F रखिए,
आई क्यू की जगह आई क्यू रखिए और फिगर में देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस क्यू है और ये डिस्टेंस एफ है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? जनाब एफ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये क्यू माइनस एफ के बराबर होगा। तो एफ क्यू की जगह क्यू माइनस एफ लिख दीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए, ये उधर और ये इधर। तो आई क्यू अपान ओ पी इज इक्वल टू क्यू माइनस एफ अपान एफ। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 पर गौर कीजिए और इक्वेशन 2 पर गौर कीजिए, दोनों की लेफ्ट साइड्स बराबर हैं, इसलिए दोनों की राइट साइड्स भी बराबर मानी जाएंगी। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए तो पता चलेगा कि Q अपान P इज इक्वल टू Q माइनस एफ अपान एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए पी क्यू एफ से, लेफ्ट साइड को भी पी क्यू एफ से और राइट साइड को भी पी क्यू एफ से डिवाइड कर लीजिए। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल। तो जनाब ये है थिन लेंस फार्मूला, नोट कर लीजिएगा। रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक 4 टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो बेटा जी, चूंकि मैं आपकी फाइनल रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ डायग्राम बनाना सबसे बड़ा फन है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो 2 या 2 से ज्यादा लेंस पर कंसिस्ट करता हो, लेकिन यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास को भी हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह दिया था क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रोस्कोपिक स्पेशीज को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है? याद रखिएगा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव और नंबर 2 आईपीस। यहाँ कुछ क्लियरिफिकेशन करनी है। पहले तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see small object with very high magnification। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हाई मैग्निफिकेशन के साथ, हाई मैग्निफिकेशन। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या होती है? देखिए, सिंपल लेंस में आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी थी। लीनियर मैग्निफिकेशन थी द रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या द रेशो बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज को आप डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस भी कहते हैं। द रेशो बिटवीन size of image and size of object is called linear magnification, या the ratio between position of image and position of object is called linear magnification। linear magnification ज़हन में रखिएगा। और पावर ऑफ द लेंस आप ज़हन में रखिएगा, ये फंडामेंटल्स हैं। लेंस की पावर को ज़हन में रखिएगा, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। याद रखिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए तो इसके 2 पर्पस होते हैं। लेंसेज को कंबाइन करने के 2 बेसिक पर्पस होते हैं। एक पर्पस होता है फाइनल इमेज को सीधा करना, करेक्ट करना। दूसरा पर्पस होता है मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना, पावर इंक्रीज करना।
याद रखिएगा फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के ग्लासेस जो है बड़े मोटे मोटे होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही होती हैं। आप गौर कीजिए तो उनका जो लेंस है ना बड़ा मोटा होता है। लेंस जितना ज्यादा पतला होगा उसकी पावर उतनी कम होगी। लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा, ये देखिए, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। ये भी याद रखिएगा, मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। लेंस जितना मोटा हो जाए ना, दरमियान से थिक हो जाए, उसका फोकल लेंथ उतना कम हो जाएगा, उसकी पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। और लेंस जितना पतला हो जाए उसका फोकल लेंथ उतना ज्यादा हो जाता है और उसकी पावर उतनी कम हो जाती है। तो लेंसेज को कंबाइन करने के दो पर्पस हैं। पहला मकसद है फाइनल इमेज को सीधा करना, लेकिन ये लाजमी नहीं है। दूसरा है पावर बढ़ाना। यहां पर आपने एक डेरिवेशन की थी जब सिलेबस रिड्यूस नहीं करवाया गया था, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, टोटल पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस। ये वो टॉपिक हैं जो दरमियान में स्किप कर दिए गए और हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे दिया गया डायरेक्ट पढ़ने के लिए। तो ये टॉपिक्स भी ज़हन में रखेगा, जिनके न्यूमेरिकल एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये इस्तेमाल होंगे। तो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज को हम बड़ा करके देखते हैं। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आईपीस है। अब यहां याद रखिएगा, आईपीएस जो है इसकी पावर ज्यादा होती है, इसका फोकल लेंथ कम होता है। आईपीएस की पावर ज्यादा, इसका फोकल लेंथ कम होता है, नोट्स में गलत लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्टिव की पावर कम होती है, फोकल लेंथ ज्यादा होता है। अब होता क्या है, फिगर बना रहा हूं। ये आपका एक पतला सा लेंस है जिसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और ये आपका एक मोटा सा लेंस है, आंख के करीब है। इस मोटे से लेंस को आप आईपीस कहते हैं। ये जो पतला सा लेंस है इसका प्रिंसिपल फोकस मान लीजिए यहां पर है। चलिए, और आपने एक ऑब्जेक्ट को वाजे देखने के लिए यहां पर रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो ओपी है। फिगर कई बार खराब बनेगी और मैं इसे मिटा के बनाऊंगा। छोटा सा है, इसका साइज जरा कम कर देते हैं। यहां से एक रह गई। अच्छा, इतनी फासले पर ये प्रिंसिपल फोकस है, पैरेलल होगी। यहां से एक रह गई और ये रे यहां पर इमेज बनाती, फर्स्ट इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव। ये फर्स्ट इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव की। सेकंड लेंस धोखा खाएगा, आईपीस धोखा खाएगा, इसको ऑब्जेक्ट मानेगा। इसका फोकल लेंथ कम है, इसकी वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज यहां बनाता हूं, आई डैश क्यू डैश। इस तरह बनेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनाने के लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। यहां आपकी आंख है जिसकी मदद से आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और डायग्राम बनानी है जो आपके नोट्स में नहीं बनी, किताब में नहीं बनी। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना चुन्ना सा, ये ओपी, इसका एक्चुअल एंगल जो है आंख के साथ वो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और याद रखिएगा कि फाइनल इमेज जो बनी है, फाइनल इमेज जो बनी है वो इस ऑब्जेक्ट के बहुत करीब बनी। फाइनल इमेज यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो डी है। अब आइए जरा,
फर्स्ट लेंस, ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है। फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस P1 है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस F1 है, ये इसका फोकल लेंथ। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस Q2 है, सॉरी Q1 है, ये इसकी इमेज है। ऑब्जेक्टिव की इमेज को आईपीस ने ऑब्जेक्ट मान लिया, यानी ये P2 है। और फाइनल इमेज जो बनाई है उसका डिस्टेंस उतना ही है जितना कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखते तो याद रखिएगा, किसी भी सेहतमंद आंख के लिए किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट का आंख से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, आपको वो वाज़े नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि हम किताब जब पढ़ते हैं तो वो आंख से तकरीबन 25 सेंटीमीटर के फासले पर रख के पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसको ओ कह देता हूं तो ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है, और ये डिस्टेंस कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहलाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वाज़े देखने के लिए कम से कम फासला कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूं डायग्राम। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा है आंख से देखना चाहें तो लामहला वो डिस्टेंस कितने पर होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा? अगर किसी बहुत छोटे जिस्म को आप वाज़े देखना चाहते हैं तो आंख से वो 25 सेंटीमीटर के फासले पर होना चाहिए। उससे ज्यादा या उससे कम हो तो वाज़े नजर नहीं आता अगर आपकी आंख सेहतमंद है। लेकिन वो इतना छोटा है कि आपको सही नजर नहीं आ रहा, और उसको सही देखने के लिए तो आपने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की और उस ऑब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्टिव के करीब रखा। इस ऑब्जेक्ट की पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है, इस इमेज को सेकंड लेंस ने ऑब्जेक्ट माना है और इसकी फाइनल इमेज इन्वर्टेड बना दी। ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। आंख से थोड़ी नजर आ रही है, ये तो माइक्रोस्कोप से नजर आ रही है। तो यहां पर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसकी मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक आम लेंस हो तो उस लेंस की मैग्निफिकेशन को आप लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई खास लेंस हो, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास था या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर को आप लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं कहेंगे बल्कि उसको कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाइंग पावर की जो डेफिनेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है, बीटा अपान अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा क्या है? याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप आंख से देखते हैं तो इसका जो एंगल बनता है वो विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और जब आप इसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो इसका एंगल जो होता है वो विजुअल एंगल ऑफ इमेज होता है, बीटा होता है। इसको ज़हन में रखिएगा। आइए पहले इस ट्राइंगल को देखते हैं। सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर अगर एंगल बहुत छोटा हो, 5 डिग्री या उससे कम हो, तो ऐसी सूरत में उसका साइन या उसका टेंजेंट, उसका साइन और उसका टेंजेंट भी उतना ही होगा। आपको याद है, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा। और इस फिगर में देखिएगा, आप जानते हैं 10 अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और P से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है, चलिए इसको x मान लीजिएगा। P से लेकर x तक का ऊपर की डायग्राम में जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल p। तो ये हुआ OP अपान P। ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा आपने फाइनल इमेज के साइज को I डैश Q डैश कहना है। इन ट्राइंगल I डैश Q डैश X2
मैंने आपको बताया था कि ये आपने बगैर लेंस के ऑब्जेक्ट देखना है और बहुत छोटा है, और इसका जो डिस्टेंस है वो आपकी आंख से पी या पी होना चाहिए। इसका डिस्टेंस आपकी आंख से पी है, और ये डिस्टेंस जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर है। चुनाचे आप यहां पर पी एक्स की जगह डी रखेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद मैंने आपसे कहा कि फाइनल इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने पर ये बगैर लेंस के ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट का आपकी आंख से फासला जो है वो 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर है। ज़हन में रखिएगा। अब आइए इस ट्राइंगल में, ये एंगल भी बहुत छोटा है, इसलिए हम कहेंगे कि बीटा जो है वो 10 बीटा के बराबर है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो एंगल और उसके टेंजेंट या एंगल और उसके साइन की वैल्यू हमेशा सेम निकलती। लेकिन याद रखिएगा ये एंगल रेडियन में होना चाहिए और ये एंगल डिग्री में होना चाहिए। आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं फर्ज कीजिए ये 1 डिग्री लेता हूं, बीटा जो है 1 डिग्री लेता हूं, तो 1 डिग्री जो है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, और इसकी वैल्यू आपने 3.142 अपान 180 इसकी वैल्यू मालूम कर लेनी कैलकुलेटर से। इसके बाद आप टेंजेंट ऑफ बीटा फाइंड कीजिए। टेंजेंट ऑफ बीटा जो है वो टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री है, और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। आप चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर आप ये एंगल 2 रखते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ पाई बाय 180 हुआ, यानी इसका मतलब है कि ये इसको कैंसिल करेगा, और यहाँ 90 रख के वैल्यू फाइंड कीजिए, और यहाँ भी टेंजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी टेंजेंट 2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो आपको पता चल जाएगा कि बीटा और टेन बीटा दोनों बराबर हैं। इस ओके। अब आइए इस ट्राइंगल में जिसे मैंने आई डैश क्यू डैश x2 कहा है, इस ट्राइंगल में देखिए बीटा के सामने वाली ये साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहां से लेकर x2 तक का फासला, यानी q डैश से लेकर x2 तक का फासला जो है वो q2 के बराबर है, और q2 कितना है? d के बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हैं आई डैश क्यू डैश अपान क्यू डैश x2, और q डैश x2 जो है वो आपके पास जनाबे आली है b के बराबर। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब करना ये है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। बाय पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर? m इज इक्वल टू बीटा की जगह आई डैश क्यू डैश अपान डी, और अल्फा की जगह आप लिखेंगे ओपी अपान डी। तो ये डी इस डी को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आंसर हुआ आई डैश क्यू डैश साइज ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओपी। अब देखिए यहां पर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, चुनाचे मैं लेफ्ट साइड पर ये मिटा रहा हूं। हमारे पास m है आई डैश क्यू डैश अपान ओपी, मैं इसे इस तरह लिख रहा हूं आई डैश क्यू डैश अपान इनटू इस तरह से, और करने ये लगा हूं कि इसे आई क्यू से डिवाइड भी करूंगा और आई क्यू से मल्टीप्लाई भी करूंगा। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखो ये कैंसिल होकर वही वैल्यू दे देगा। अब गौर कीजिएगा ये जो है साइज ऑफ इमेज अपान साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस इमेज के साइज और इस ऑब्जेक्ट के साइज का रेशो है। तो ये फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस की
फर्स्ट लेंस के लिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओपी है और साइज ऑफ इमेज IQ है। तो आप कहेंगे दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस एंड फर्स्ट लेंस इज ऑब्जेक्टिव। और I डैश Q डैश अपॉन IQ, गौर कीजिएगा, हुआ क्या था, इस ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई, इस इमेज को सेकंड लेंस ने ऑब्जेक्ट मान लिया। अब ये सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और इस सेकंड लेंस के लिए जो इमेज बनी है वो ये बनी है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, सेकंड लेंस के लिए साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे इक्वेशन 4 कह दीजिए। इसका मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए फर्स्ट लेंस के लिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फर्स्ट लेंस, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट लेंस। तो ये क्या है, P1। और M2 यहां बहुत केयर कीजिएगा, यहां देखिएगा सेकंड लेंस जो है ये दरअसल मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मोटा सा लेंस है, स्पेशल लेंस है, जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस देखे हैं। और किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है 1+D/F होती है, और यहां पर इसका फोकल लेंथ जो है वो F2 है। By putting values in equation 4 we get, इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉरी फिगर मिटा दी, ऐसे फिगर नहीं मिटानी चाहिए थी। इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो M इज इक्वल टू Q1/P1 इंटू 1+D/F2 आएगा। फिगर आपके सामने है जो मैंने मिटा दी गलती से, इसे इक्वेशन 5 कह दीजिएगा। आपने बनाई ना। फॉर एन आइडियल माइक्रोस्कोप, आइडियल माइक्रोस्कोप के लिए देखिए ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है। जो फर्स्ट इमेज बनी है ना वो यहां बनी है। ये इमेज जितनी आईपीस के करीब होगी उतनी मैग्नीफाई होगी, उतनी ही फाइनल इमेज बड़ी आएगी। यानी इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है जिसे आपने Q1 कहा, फर्स्ट लेंस से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को आपने Q1 कहा, ये जितना ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, और दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो L है। तो Q1 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना है, L, आइडियल माइक्रोस्कोप के लिए। और यहां जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था ना इनिशियली, यहां ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हो तो बहुत अच्छा, उसके करीब होना चाहिए आइडियल माइक्रोस्कोप के लिए। यानी इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट लेंस से जो P1 है दैट शुड बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। तो यहां पर हम आइडियल माइक्रोस्कोप के लिए P1 की जगह F1 रखेंगे। बाय पुटिंग इन इक्वेशन 5 वी गेट M इज इक्वल टू L/F1 इंटू 1+D/F2। ये है आइडियल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। देखो बेटा जी, ये तो आपके पूरे साल का निचोड़ है जो मैंने आपकी वीडियोस की शक्ल में यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप एक चैप्टर अटेंड कीजिए, फेयर करते जाइए, लेकिन शर्त यह है कि उन टॉपिक्स को अटेंड करने के बाद, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने पहले मेहनत नहीं की, उन टॉपिक्स को अटेंड करने के बाद याद कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक को अटेंड करके याद कर लीजिए, हर टॉपिक को अटेंड करके याद कर लीजिए। ये पूरा गेस है, गेस की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज करने, आपको मजा आ जाएगा।
अगर आपने सारा साल मेहनत नहीं की। लास्ट टॉपिक, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके छुट्टी करेंगे। सारा काम करने के बाद छुट्टी होगी। कल 14 अगस्त है, आजादी का दिन है। और याद रखिएगा, आजादी जो है अपने मनफी जज्बात से आजादी का नाम है, अपनी बुरी आदत से आजादी का नाम है, अपनी सुस्ती से आजादी का नाम है, अपनी कम हिम्मती से आजादी का नाम है। आजादी जो है वो हार्डवर्क का नाम है, पॉजिटिविटी का नाम है। नकल के आसरे और गैस पेपर के आसरे पर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 50% कम हो चुका है। और इसके साथ साथ आपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात वो भी तैयार नहीं करने। कितनी बड़ी बात है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी के पेपर्स देने हैं। हाई स्कोर तो होगा, बहुत स्टूडेंट हैं जो हार्ड वर्क करने वाले। मेरे इन वीडियो लेक्चर्स को अगर आप स्प्रेड करते हैं, मिशन बनाते हैं, तो यकीन करें ये कराची नहीं, सिंध के लिए बहुत बड़ा इनाम है। सिंध का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उस लिहाज से ये कंप्लीट वीडियोस हैं, लेकिन इसे देखने का वक्त होना चाहिए और इसको याद करने की हिम्मत होनी चाहिए। टेलीस्कोप क्या होती है भाई? टेलीस्कोप दूर दराज चीजों को देखने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आसमानी चीजों को देखने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहलाता है। और जमीन की चीजों को देखने वाली जो टेलीस्कोप है उसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंस लगे होते हैं। जाहिर है अगर आपको दूर किसी प्लेनेट को देखना है, आसमान पर किसी सितारे को देखना है, वो गोल होता है, अगर वो उल्टा भी हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप जमीन पर किसी दूर दराज बिल्डिंग को देखना चाहते हैं और वो उल्टी नजर आए तो जाहिर है हर्ज तो है ना। चुनाचे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 लेंस लगा दिए जाते हैं। जो मिडल लेंस होता है वो इमेज को सीधा करता है और फाइनल इमेज जो बनती है वो आईपीस की मदद से बनती है, जो आंख के करीब होता है। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में याद रखिएगा आईपीस छोटा होता है और भोंपुनुमा होता है ये, और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी ऐसे ही होता है कि आईपीस छोटा होता है और जो दूसरा लेंस है वो बड़ा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने की टेक्निक बड़ी शानदार है, आइए सीखते हैं। ऐसा हेडिंग डाल, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता हो, आसमानी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता हो। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व या द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द हेवनली थिंग्स, आसमानी चीजें, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके भी 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है, दूर दराज की चीजों को फोकस करता है ये। और आई पीस, इसका फोकल लेंथ बहुत कम होता है, इसको L1 कह दीजिए, इसको L2 कह दीजिए, ऐसे लिखूंगा। देखिए फिगर बनाना बड़ा यहाँ पर मुश्किल काम है, कोशिश करते हैं। ये पतला सा बड़ा सा लंबा सा आपका एक लेंस है जिसे आपने L1 कहा, और इसके ऑप्टिकल सेंटर को आपने X1 कहा है, छोटा सा लिखा है। अच्छा, दूर दराज से आने वाली लाइट्स, दूर दराज से आने वाली लाइट्स, किसी भी सितारे से आने वाली लाइट, वो तमाम लाइट रेज एक दूसरे के इस पर पैरेलल पड़ती हैं, पैरेलल। और वो सारी फोकस होके एक पॉइंट पर आ जाती हैं। रफ फिगर बना रहा हूं, लाइनें सीधी करेंगे तो बन जाएगी। यहां पर इमेज करें,
जरा बड़ी बना रहा हूं। हमारा आई पीस जो है वो यहां पर है, छोटा सा, पावर कम है। दिस इज L2। L1 और L2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, और ये जो है x2 है। यहां इसने इसने इस इमेज को अपने लिए ऑब्जेक्ट माना और फाइनल इमेज कहीं यहां बना दी। फिगर बनाने का शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था। यहां आपकी आंख है, देखिए मैं इस एंगल को अल्फा कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट का एंगल था, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था। और याद रखिएगा कि ये जो इमेज फर्स्ट इमेज बनती है, दिस शुड बी एट द कंबाइंड फोकस ऑफ बोथ लेंसेज। ये दोनों के कंबाइंड फोकस के ऊपर बननी चाहिए। अजीब सी बात है, ये रे बेंड हुई है यहाँ पर, और हम कहते हैं इमेज यहाँ बनी है। फोकस भी यहाँ होना चाहिए, फर्स्ट लेंस का जहां प्रिंसिपल फोकस हो, सेकंड का भी प्रिंसिपल फोकस वहां होना चाहिए। तो ये फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है इस थ्योरी की बुनियाद पर। तो फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है, सेकंड ने उसे ऑब्जेक्ट माना है, सेकंड ने इसे ऑब्जेक्ट माना है, और सेकंड ने जो फाइनल इमेज बनाई है वो ये है आई डैश क्यू डैश, और इस एंगल को बीटा कह दीजिए। अब देखिए, अगर गौर करें तो ये पॉइंट आपका x1 है, और ये पॉइंट आपका नहीं, लेंस का x2 है। अगर गौर कीजिए तो पता चलेगा कि फर्स्ट इमेज यहां बनी IQ, और हमने ये कहा कि दिस शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और ये जो है फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो लेंस हैं, एक का फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है और दूसरे का 6 सेंटीमीटर है, तो ट्यूब की लंबाई जो है वो 24 प्लस 6 यानी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बड़ा आसान सा काम है। एक छोटा लेंस है, उसका फोकल लेंथ फाइंड कीजिए, एक बड़ा लेंस है, उसका फोकल लेंथ फाइंड कीजिए, और एक ट्यूब बनाइए जिसकी लेंथ जो है वो दोनों के फोकल लेंथ के एडिशन के बराबर हो। उस ट्यूब के एक सिरे पर छोटा लेंस लगा दीजिए और दूसरे सिरे पर बड़ा लेंस लगा दीजिए, टेलीस्कोप बन गई। अब यहां पर आपके पास दो फिगर्स बन रही हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं फॉर मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर के लिए ट्राइंगल हमारे पास है x1 QI या IQX1, एक ही बात है, IQX1, IQX1, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। IQX1 ये ट्राइंगल, और ये एंगल क्या है, अल्फा है, और ये एंगल क्या है, बीटा। तो इस ट्राइंगल में अल्फा जो है आप कहेंगे बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फा के बराबर होगा। और ट्राइंगल में देखिए, अल्फा के सामने वाली साइड IQ है, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये जो है IQ ये किसके बराबर है, बेस के बराबर है। तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा है। और यहाँ x1Q जो है, याद रखिएगा, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस के बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इमेज जो है वो फर्स्ट लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर बननी चाहिए, और सेकंड लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी वहीं पर हो। तो हम इसकी जगह IQ अपॉन F1 लिखेंगे। अब दूसरी ट्राइंगल में आ जाइए, इन ट्राइंगल IQX2, दूसरी ट्राइंगल में आइए, और वो कौन सी है, IQX2, ये वाली ट्राइंगल। यहां भी आप कहेंगे
सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, और टेंजेंट ऑफ बीटा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है आई क्यू और बेस देखिए ये है x2q, और साइड पर आप लिखेंगे x2q जो है वो f2 के बराबर है। तो आपने x2q की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरा हर फिगर मिटा देता हूं। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है विजुअल एंगल ऑफ इमेज और विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो। यहां पर बीटा की जगह आप आई क्यू अपान F2 रखिए और अल्फा की जगह आई क्यू अपान F1 रखिए। आई क्यू अपान F2, F1 अपान आई क्यू कैंसल हो गए, तो M इज इक्वल टू F1 अपान F2, ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फार्मूला। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला क्या होगा, L इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये था जनाब आपका पूरा चैप्टर 10। आपको कहीं मुश्किल तो नहीं हुई? देखिए मैंने बहुत टू द पॉइंट, बहुत टू द पॉइंट करवाया है, कोई कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं हुई। थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा हूं। इंशाल्लाह मैं हर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, हर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो। अभी तो आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी की खातिर टू द पॉइंट पढ़ाना है, कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, और इन वीडियोस की मदद से करने हैं। ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर 1 से लेकर 10 तक, बेटा ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत शानदार हैं, आपको गाइड करने के लिए। इस साल एग्जाम की तैयारी इन वीडियोस की मदद से कीजिएगा। ये निचोड़ है पूरा साल जो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको पूरा साल इस तरह नहीं पढ़ाया जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक तो पैनिक है इस कैमरे का, दूसरा रोशन चेहरे सामने नहीं है, क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है, उस तरह से है ही नहीं। यहाँ तो आप स्क्रीन में सामने ये देखिए लैपटॉप रखा है, अपने आप को देख देख के पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाना भी क्या पढ़ाना है। लेकिन मैं पूरी तवज्जो से आपको पढ़ा रहा हूँ। हर चैप्टर के 4-4, 5-5 टॉपिक जो आपके सिलेबस में रह गए हैं उनको तवज्जो से पढ़ा रहा हूँ। हमारे काम की तरतीब ये है कि मैं पहले आपको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाता हूँ, सेक्शन बी पहले करवाता हूँ और सेक्शन ए बाद में करवाता हूँ। तो आइए सेक्शन बी की तरफ। तो जनाब सेक्शन बी पहले हम मॉडल पेपर का देखते हैं और इसी के साथ साथ हम मॉडल पेपर का सेक्शन सी भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कहता है हाउ इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नंबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड नंबर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप affected by increasing the focal length of their objectives। ऑब्जेक्टिव्स का फोकल लेंथ इंक्रीज करने से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ता है। पहले हम टेलीस्कोप को डिस्कस कर लेते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है m इज इक्वल टू F1 अपान F2। यहाँ लिखेगा वेयर F1 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और F2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज करने से बेटा जी मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होती है, और आईपीस का फोकल लेंथ इंक्रीज करने से मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज होती। इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए ताकि मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज। आपको डायग्राम याद होगी, ये आपका आईपीस था छोटा सा और ये आपका ऑब्जेक्टिव था, और यहां मैंने कहा था जहां पर पहले लेंस यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ खत्म हो वहां से दूसरे लेंस का फोकल लेंथ शुरू होना चाहिए।
ये दोनों का प्रिंसिपल फोकस है ऑब्जेक्टिव यानी L1 का और आईपीस यानी L2 का। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा होगा इमेज उतना ही आईपीस के करीब बनेगी। अगर आप इसको और इंक्रीज कर देते हैं तो इमेज और इंक्रीज हो जाएगी और फाइनल जो बनेगी इमेज वो उल्टी तो होगी लेकिन बड़ी होती जाएगी। तो क्या आंसर होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। क्या लिखेंगे? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस by increasing the focal length of objective. नंबर 2, आइडियल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपने मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला ड्राइव किया था। एक्चुअली ये Q1/P1 था, लेकिन आपको याद होगा कि P1 जो है वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। ये क्या था? Q1 और ये क्या था? P1। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस पर रखा होना चाहिए। अब सोचिएगा कि अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज किया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लिखिएगा यहाँ पर हेयर F1 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, नीचे लिखिएगा F2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यहां लिखेगा कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिर्फ फार्मूला लिखकर ये कर दीजिए और नीचे वाजे लिख दीजिएगा कि यहाँ पर टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगी और यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगी। पास्ट ईयर पेपर्स, और ये मेरा गेस भी है, गेस मैंने पास्ट ईयर पेपर से बनाया ताकि आप फोकस्ड होकर पढ़ सको, इधर उधर मत देखना। नंबर 1, ड्राइव द लेंस फार्मूला फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड मॉडिफाई इट फॉर द कॉन्केव लेंस। लेंस फार्मूला आया, आपने ड्राइव किया था फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/F, और इसे मॉडिफाई करना है फॉर कॉन्केव लेंस। तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कॉन्केव लेंस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, इसलिए उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का भी नेगेटिव होता है। चुनांचे ये आपके पास कॉन्केव लेंस के लिए इस तरह से हो जाएगा। आपने इसे मॉडिफाई कर दिया, बस इतना ही करना है एग्जाम में। पहले आपने ये पूरा फार्मूला ड्राइव करना है और उसके बाद इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिएगा कि कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस नेगेटिव माना जाएगा और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ तो होता ही नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर Q की जगह रिप्लेस करके -Q रखेंगे और F को रिप्लेस करके -F रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 1997 में आया था, डेटा बना लीजिएगा। अच्छा, ये मैट्रिक का है, आपकी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में भी है। फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल ऑफ इट्स साइज। Find the distance at which an object should be placed. Distance of object find करना। In front of a convex lens of focal length 20 centimeter. Convex lens जिसका focal length 20 सेंटीमीटर है उसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। To obtain an image of double of its size. यानी जो इमेज हासिल हो उसकी मैग्निफिकेशन जो है डबल होनी चाहिए। द साइज ऑफ इमेज शुड बी ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस है तो ये रियल इमेज ही बनाएगा, सिर्फ एक स्पेशल केस है जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है।
तो पहले हम मान लेते हैं ये रियल इमेज बनाता है। तो ये मैग्निफिकेशन दे रखी है जिसे आप Q अपान P लिख सकते हैं, यानी Q इज इक्वल टू 2P। आप यहाँ वजाहत कर दीजिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर रियल इमेज बनाता है, इसलिए उसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। अगर ये वर्चुअल इमेज बनाता, कॉनकेव लेंस होता, तो इसकी मैग्निफिकेशन को नेगेटिव मानते, माइनस मानते। फॉर रियल इमेज हमने एज्यूम कर लिया। फाइंड करना है ये, तो सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू थिन लेंस फार्मूला P फाइंड करना है, Q 2P है और F 20 है। एलसीएम ले लीजिएगा 2P। P को कैंसिल करेगा, P रात को होती रही है ना 14 अगस्त की वजह से। P को कैंसिल करेगा, 2 बाकी बचेगा जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2P को कैंसिल करेगा, बाकी 1 बचेगा जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 अपान 2P 1 अपान 20 है। उलट दीजिएगा, 2P अपान 3 जो है 20 अपान 1 हुआ। अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, where distance of image from the lens is ये नहीं फाइंड करना, ऐसे कर दिया। इमेज का लेंस से डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर फॉर वर्चुअल इमेज होता तो आप ये माइनस लिखते, ये माइनस लिखते और यहाँ वैल्यू माइनस पुट करते, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, ये आपके पास 1 आ जाता। तो इस तरह आपके पास ये 10 सेंटीमीटर होता। इस सूरत में इमेज डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल करने के लिए पहले आपको अच्छी तरह से इसकी ज्योमेट्री और इसका फार्मूला सीखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आपके पास ये होती है। यहां पर Q1 जो है वो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और P1 जो है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, ये छोटा लेंस था, ये बड़ा लेंस था, यहाँ आपकी आंख थी। फिगर बनाना मकसद नहीं, समझाना है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका यहां तक डिस्टेंस जो है P1 है, और इसका फोकल लेंथ हमें मालूम हो तो बड़ी आसानी हो जाती। अच्छा, फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो इसके करीब बनेगी, ये IQ है, और फर्स्ट इमेज का यहां तक डिस्टेंस जो है ये Q1 है। ऑब्जेक्टिव से फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस Q1 है। सेकंड लेंस ने इसको ऑब्जेक्ट माना है, ये P2 हुआ। तो दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो L के बराबर होगा। फाइनल इमेज कहीं यहां पर बनेगी, यहां पर I डैश Q डैश। रे डायग्राम बनाना मकसद नहीं है, फाइनल इमेज का यहां तक जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली याद रखिएगा, ये है तो Q2 लेकिन वो नॉर्मली -D के बराबर होता है, और D जो है 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर होता है। न्यूमेरिकल में आपको सारे कंपोनेंट्स देखना होते हैं पढ़ते हुए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। लिस्ट के मुताबिक ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है, 2018 में आया था। डेटा बना लेते हैं बेटा जी। अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ एंड आईपीस ऑफ 25 मिलीमीटर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है वो 12 मिलीमीटर है।
और आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 25 मिलीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, बाद में लिखेंगे, लेंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, ये भी हम बाद में लिखेंगे। If the object is in sharp focus when it is 15 millimeter from the objective, अगर ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट जो है 15 मिलीमीटर के फासले पर हो और ये शार्प फोकस किया जाए। शार्प फोकस करने का मतलब ये है कि फाइनल इमेज जो है वो 250 मिलीमीटर के फासले पर बने। शार्प फोकस किया गया, फोकस किया, इमेज फाइनल आपकी क्लियर आ गई। यहाँ डी याद रखिएगा 250 मिलीमीटर है। दो चीजें फाइंड करनी है, ये गिवन डेटा है और ये रिक्वायर्ड डेटा है। दो चीजें फाइंड करनी है, एक लेंथ फाइंड करनी है और दूसरी एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। हेडिंग डालिएगा वर्किंग फार्मूले। दो फार्मूले होंगे, L इजिकल टू Q1 प्लस P2 और M इजिकल टू Q1 अपान P1 इंटू 1 प्लस P अपान F2। सोल्यूशन की हेडिंग डालिएगा और देखिए आपके पास क्या क्या नहीं है। क्या आपके पास Q1 है, F1 और P1 की मदद से Q1 फाइंड कर लीजिए। इसी तरह F2 और Q2 की मदद से P2 फाइंड कर लीजिए। ये दो काम पहले कर लीजिएगा। लिखिएगा फॉर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव। फॉर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव। नीचे लिखिएगा बाय यूजिंग थिन लेंस फार्मूला। P1 है आपके पास 15, Q1 फाइंड करना है और F1 आपके पास है जनाब 12। ये उधर ले जाइए। तो आपके पास 1 अपान Q1 आया 3 अपान 180, कैंसिल कर दीजिएगा। दैट इज Q1 अपान 1 उलट दिया आपने, 60 अपान 1 यानी Q1 इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर। लिखिएगा नाउ डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव। नो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। फॉर आईपीस बाय यूजिंग थिन लेंस फार्मूला, तो थिन लेंस फार्मूला की मदद से आपने अब जो ऑब्जेक्ट आईपीस का है उसकी पोजीशन फाइंड करनी। Q2 आपका -250 है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इसे उधर ले जाइए। एलसीएम ले लीजिएगा। 25 10 जार, तो 10 आएगा यहाँ। 11 अपान 250 1 अपान P2 है, तो P2 आपके पास आया 250 अपान 11। जगह नहीं, मैं यहां कर रहा हूं। तो P2 आपका 22.72 मिलीमीटर आया। अब आप सारा काम कर सकते हैं। नंबर 1, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हेडिंग डालिएगा। Q1 आपके पास था जनाब कितना, 60 और ये है 22.72, तो 82.72 मिलीमीटर
इस माइक्रोस्कोप की लेंथ है। नंबर 2 यहां पर कर रहा हूं, हेडिंग डालिएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो आपके पास 44 इसका आंसर आया। और याद रखिएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशो है, बीटा अपान अल्फा, याद होगा आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 4, 2008 में आया था, तवज्जो से पढ़िएगा, डेटा बना लेते हैं। कहता है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अ ट्यूब 232 मिलीमीटर लॉन्ग। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जो है 10 मिलीमीटर है और ट्यूब की लंबाई 232 मिलीमीटर है। The final image is produced 250 millimeter from the eyepiece. फाइनल इमेज जो है बनती है 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आईपीस when the object is 10.5 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव से 10.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर हो। यहां यहां पर d इज इक्वल टू 250 मिलीमीटर भी लिख दीजिएगा। What is the angular magnification? एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? तो ये आपके पास गिवन डेटा है और ये आपको रिक्वायर्ड है, ये आपको फाइंड करना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वर्किंग फार्मूला। हर न्यूमेरिकल में आपने ऐसे ही करना है। इससे एक फायदा ये है कि एग्जामिनर इसका एक नंबर है वो आपको इजीली दे देगा। दूसरा फायदा ये है कि आप इस पर फोकस्ड होंगे। अब देखिएगा आपको F1 दे रखा है, P1 दे रखा है, तो ये Q1 फाइंड किया जा सकता है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा स्टेप 1, फाइंड आउट द position of first image formed by objective by using thin lens formula. Find out the position of first image from objective by using thin lens formula. स्लो बोल रहा हूं, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। ये उधर चला जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा इसी टेक्निक से। तो यहाँ 10.5 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये उससे मल्टीप्लाई, तो 0.5 अपान 105 ये है 1 अपान Q1। इसे उलट दीजिए, तो Q1 आपके पास आया 210 मिलीमीटर। देखिए लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखी है, तो हमें पता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का फार्मूला क्या है, L इज इक्वल टू Q1 प्लस P2। L दे रखी है, Q1 हम मालूम कर चुके हैं, तो अब P2 हम फाइंड कर लेंगे। P2 क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ F2 नहीं मालूम जबकि Q2 मालूम है, दिस इज Q2। Q2 मालूम है, हमें P2 मालूम हो जाए तो हम F2 आराम से मालूम कर सकते हैं।
लिखिएगा फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव फॉर सेकंड लेंस या फॉर आईपीस, फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ब्रैकेट क्लोज, फॉर आईपीस, सिंस हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो है Q1 प्लस P2 के बराबर होती है और ये 232 है, Q1 210 है, तो आप अगर इसे इधर ले आए तो 232 में से 210 माइनस हो जाएगा, P2 आपके पास आएगा जनाब 22 मिलीमीटर। ये स्टेप 2 था। स्टेप 3, now determine the focal length of eyepiece by using thin lens formula। अब थिन लेंस फार्मूला की मदद से फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फाइंड करना है। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, P2 की जगह 22 और Q2 की जगह -250, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/22 माइनस 1/250। एलसीएम ले लीजिएगा 22 इंटू 250 और ये 250 माइनस 22 हो गया 228/22 इंटू 250, 1/f2 है। इसे उलट दीजिए तो f2/1, 211 ठीक है। वैसे भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो आंसर क्या आता बताइए, शाबाश। f2 है 24.12 मिलीमीटर। फाइनल स्टेप, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, m इज इक्वल टू Q1/P1 इंटू 1 प्लस D/f2। Q1 की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा 210 है, P1 आपको दे रखा था 10.5, 1 प्लस D 250 है और F2 आपने फाइंड कर लिया है 24.12। बेटा अलग अलग आपने इसको डिवाइड करना है अलग से और इसको डिवाइड करना है अलग से। तो पहले 210 को 10.5 से डिवाइड कीजिए, 210 को 10.5 से डिवाइड किया तो 22 आया और 250 को 24.12 से डिवाइड किया तो ये 10.36 आया, 11.36। स्टेप वाइज किया कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 227.2। कोई यूनिट नहीं होगी। अपनी कैलकुलेशंस चेक करें, मैं इसीलिए एक एक स्टेप करवा रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेटर पर पूरी ग्रिप हो। अगर आपको कैलकुलेटर सही यूज नहीं आता तो इसकी वजह से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम होगी और बहुत बड़ी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2006 में आया था, डेटा बना लेते हैं। A compound microscope has an objective of a focal length of 10 मिलीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 10 मिलीमीटर है एंड अ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग, और ट्यूब की लंबाई 100 मिलीमीटर है। An image is produced at 250 मिलीमीटर from the eyepiece। एक इमेज आईपीस से 250 मिलीमीटर पर बनती है। When the object is 12 मिलीमीटर from the objective, जब ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर दूर हो ऑब्जेक्टिव से। यहाँ डी जो है 250 मिलीमीटर लिख दीजिएगा। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये आपका गिवन डेटा है और ये आपका रिक्वायर्ड डेटा है। वर्किंग फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला अगर आपके जहन में हो और डायग्राम भी आपके जहन में हो तो बड़ी सहूलत है।
गौर कीजिएगा F1 और P1 दे रखा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं स्टेप्स बना देता हूं ताकि आप इन्हें खुद सॉल्व कर सकें। F1 और P1 की मदद से पहले आपने Q1 फाइंड करना है। 1/P1 प्लस 1/Q1 इज इक्वल टू 1/F1। फार्मूला आपके पास ये होगा। उसके बाद आपने जब Q1 मालूम कर लिया तो फिर P2 फाइंड करना है। P2 फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है L इज इक्वल टू Q1 प्लस P2। गौर कीजिएगा पहले मरहले में Q1 फाइंड कर लिया है और लेंथ ऑफ ट्यूब आपको मालूम है। तीसरे मरहले में आपने फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फाइंड करना है पिछले न्यूमेरिकल की तरह, और फार्मूला है 1/P2 प्लस 1/Q2। ये थिन लेंस फार्मूला है। और फाइनल जो है आपने मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है और फार्मूला यहाँ ऊपर लिखा है। ये आपके 4 स्टेप्स हैं। अब जनाब हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का F1/F2, या इसे 1/F2 डिवाइडेड बाय 1/F1 भी कह सकते हैं, उलट जाएगा यही बन जाएगा। और 1/F2 जो है ये P2 है और 1/F1 जो है ये P1 है। मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला है। और लेंथ का फार्मूला है F1 प्लस F2। ये दो फार्मूले, ये इसी की ड्राइव्ड फॉर्म है। नोट कर लीजिएगा, मिटा दूंगा। लिस्ट के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 है, 2019 में आया था। कहता है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग एंगुलर मैग्निफिकेशन 5। डेटा बना लीजिएगा। टेलीस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 है, कोई यूनिट नहीं होती। कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। दो लेंसेज पर कंसिस्ट करती है जो 24 सेंटीमीटर फासले पर है। फाइंड द पावर ऑफ इट्स लेंसेज। इसके दोनों लेंसेज की पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी फाइंड करनी है और पावर ऑफ आईपीस भी फाइंड करनी है। ये गिवन है, ये मालूम करना है। वर्किंग फार्मूला, बल्कि वर्किंग फार्मूले दो होंगे, मैग्निफिकेशन का F1/F2 और लेंथ का F1 प्लस F2। सॉल्यूशन लिखिएगा, सिंस एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज M is equal to F1/F2, that is 5 is equal to F1/F2। बल्कि ऐसा कीजिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। by putting the value, therefore F1 आपके पास 5F2 है। and formula of the length of telescope is, by putting the values, कौन कौन सी। F1 की जगह 5F2 रख देना है और L इसने दे रखी है 24। 6F2 इज इक्वल टू 24, तो F2 आपके पास हुआ 4 सेंटीमीटर। By putting in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो F1 आपके पास हुआ 20 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को और आईपीस के फोकल लेंथ को यहीं पर आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हेडिंग डालिएगा पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। जी बेटा जी, सेक्शन ए देखते हैं।
सेक्शन ए, पहले हम मॉडल पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं जो 2021 में रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपका आया है। 1 का थर्ड है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज फॉर्म्ड एट, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखा होता है तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? बहुत दूर। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज विल फॉर्म्ड एट, फर्स्ट ऑप्शन है एट एफ, सेकंड है एट 2f, थर्ड है एट इन्फिनाइट। तो इसका ये आंसर करेक्ट है। याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होता है तो दूसरी तरफ इमेज भी 2f पर बनती है। जब ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान होता है तो इमेज जो है 2f से बयान चली जाती, बाहर चली जाती। जब f पर ऑब्जेक्ट आता है तो ऐसी सूरत में इमेज नहीं बनती, इन्फिनाइट पर बनती। और जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखा हो तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है और उसी साइड पर बड़ी बनती है। फोर्थ ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड सेंटर, गलत है। 1 का 12 कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंक्रीजेस विद एज, तो ये इंक्रीज होता है। मेरा ख्याल है किसी बुढ़े बाबे को देखिएगा कि वो किताब को ऐसे करके पढ़ेगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सेकंड है डिक्रीज होता है, थर्ड है ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है, और फोर्थ जो है इन्फिनाइट हो जाता है। मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी है ना? 1 का 14th, द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इक्वल टू, आप जानते हैं एफ ऑब्जेक्ट प्लस एफ आई पीस होगी। तो ये चार ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 1 का 33rd है, द पॉइंट टू विच द लाइट रेज आर ब्रॉट टू फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1 का 40, if the magnification of the lens is 6 and the image distance is 25 centimeter, then the object distance is, magnification 6 है, यानी Q upon P is equal to 6 है। Q is equal to 6P। कहता है कि अगर इमेज डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? भाई इसकी जगह 26 रख दीजिएगा, 6 इधर आके डिवाइड करेगा तो 4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यूज थे आपके मॉडल पेपर के। आइए अब हम पास्ट ईयर पेपर्स के एमसीक्यूज इन टॉपिक्स के लिहाज से देखते हैं, और ये मेरा गेस भी है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यू नंबर 1 2018 में आया था। A lens of linear magnification 3 is placed between an object and a fixed screen. एक स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक लेंस रखा है जिसकी मैग्निफिकेशन 3 है, यानी Q अपॉन P is equal to 3, यानी Q is equal to 3P. If the size of image obtained is 6 centimeter, size of image, not distance of image, size of image IQ होती है 6 सेंटीमीटर, तो कहते हैं द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, तो आपको यहां पर ये कर देना है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज जो है उसने दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 6 रख दीजिएगा, तो आपके पास ये होगा 6 अपॉन ओपी इज इक्वल टू 3, या 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू ओपी, और 3 2s are 6। करेक्ट आंसर इसका है 2 सेंटीमीटर। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर।
एमसीक्यू नंबर 2 है, 2016 में आया था। The distance between the principal focus and optical center is called focal length. Focal length F. प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। शुरू में मैंने थ्योरी में आपको बताया था। नंबर 3 2014 में आया था। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at principal focus f of a converging lens, the image will be formed at infinity. ये मॉडल पेपर में भी आया है। नंबर 4 2003 इंजीनियरिंग में आया। If an object is placed at 2f of a convex lens, the image will be formed at 2f. याद रखिएगा 2f पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2f पर बनेगी, इसके अलावा कहीं और नहीं बनेगी। नंबर 5 2015 में आया। तरतीब क्यों चेंज हो रही है? टॉपिक बदल रहे हैं। अब टॉपिक बदल गया। कहते हैं द फाइनल इमेज फाउंड बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बनती है ना, उल्टी बनती है और विर्चुअल होती है। विर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बड़ी होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बकिया पर गौर कीजिएगा। नंबर 6 2017 में आया था। टेलीस्कोप का है। एक ही एमसीक्यू आया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कहता है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 0.2 मीटर एंड दैट ऑफ द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो 0.2 मीटर है और आईपीस का फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी 0.05 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है। द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ क्या होती है? f1 प्लस f2, 0.2 प्लस 0.05, तो 0.25 मीटर इसकी लेंथ है, या 25 सेंटीमीटर इसकी कह दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो आंसर करेक्ट है 25 सेंटीमीटर। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 7 2006 में आया था। If an astronomical telescope has an objective of focal length 90 centimeter and the focal length of its eyepiece is 10 centimeter, तो 90 plus 10 कितना होगा? 100. The length of telescope is 100 centimeter. Number 8, an astronomical telescope when focused for infinity with FO, यानी focal length of objective is equal to 60 centimeter and FE, यानी focal length of eyepiece is equal to 3 centimeter, has its length, तो 60 plus 3 कितना होगा? ये 2002 इंजीनियरिंग में आया था। तो इसका आंसर क्या है? 63 सेंटीमीटर। अब बेटा जी ये एमसीक्यूज जो इन टॉपिक से रिलेटेड थे और मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ये मैंने आपको करवाए हैं। तो मैंने तरतीब के साथ पहले आपको इनके वो तमाम टॉपिक्स करवाए जो रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक थे। उसके बाद मैंने सेक्शन बी के क्वेश्चन कराए। जाहिर है उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। मैंने आपको हर टॉपिक के न्यूमेरिकल कराए। तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो ये 2 या 3 पीरियड में चला गया, थोड़ी कंफ्यूजन्स भी रही और बिलाखिर मैंने आपको सेक्शन ए के एमसीक्यूज करवाए। मुझे यकीन है कि चैप्टर 10 आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। देखो बेटा जी ये जो लेक्चर्स की सीरीज मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक वीडियोस की शक्ल में आपको भेजी है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एमडी कैट और ई कैट के लिए भी बेहतरीन है। ये आपके कॉन्सेप्ट बनाएगी, आपकी प्रैक्टिस करवाएगी। इन वीडियोस को देखिए, पॉइंट्स नोट कीजिए और इस तरह से आप एक चीट शीट तैयार कर लीजिए, एक समरी तैयार कर लीजिए इन सब की, चैप्टर वाइज एक एक पेज की। आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी, आपकी एमडी कैट की या ई कैट की तैयारी बहुत शानदार होगी।
तो बेटा जी मुझे यकीन है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आपके एग्जाम सर पर हैं, सर पर तो बाल होते हैं लेकिन आपके एग्जाम सर पर हैं। मैं आपके साथ हूँ, मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला का वादा है कि इंसान जिसकी जुस्तजू करता है, कोशिश करता है, जिस पर मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसे लाजमी उससे नवाजते हैं। और अगर आपको वो नहीं मिलता तो उससे बेहतर आपके मुकद्दर में होता है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।